सैकड़ों साल गुजर गए, लेकिन इतिहास में एक नाम आज भी उतनी ही शिद्दत से गूंजता है, महाराणा प्रताप। एक ऐसा नाम जो राजपूत शौर्य, स्वाभिमान और अपनी आज़ादी के लिए मतलब किसी भी हद तक जाने का प्रतीक बन गया है। आज हम इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे, मेवाड़ के इस महान योद्धा के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे और खास तौर पे मुगल सम्राट अकबर के उस विशाल साम्राज्य के सामने उनका जो प्रतिरोध था, उस कहानी को। देखिए, हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ तो स्थापित ऐतिहासिक लेख हैं, कुछ नए शोध पत्र भी हैं, और हाँ, वो पारंपरिक कथाएं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन सब से जरूरी जानकारी विश्लेषण निकालकर आप तक पहुंचाएं। हम महाराणा प्रताप के संघर्ष पर बात करेंगे, हल्दी घाटी के उस अहम युद्ध पर, और जो सबसे दिलचस्प है, भील जनजाति के साथ उनका जो एक अनूठा रिश्ता था, उस पर गहराई से नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेवाड़ के उस गौरवशाली इतिहास से। सिसोदिया राजपूत, जो खुद को सूर्यवंशी मानते थे, उनका इतिहास हमेशा से ही मतलब चुनौतियों और उनसे जूझने की कहानियों से भरा रहा है। राणा सांगा के बाद का जो दौर था, वो मेवाड़ के लिए थोड़ा अस्थिर रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी उथल-पुथल के माहौल में 1540 में कुंभलगढ़ के किले में जन्म हुआ महाराणा प्रताप का। पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और मां जयवंता बाई। फिर 1572 में जब प्रताप गद्दी पर बैठे तो विरासत, जैसा आपने कहा, आसान नहीं थी। मेवाड़ का दिल, चित्तौड़गढ़ का किला, वो तो 1568 में ही मुगलों के पास जा चुका था। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चोट थी मेवाड़ के स्वाभिमान पर। बहुत बड़ी। और सिर्फ बाहरी चुनौती नहीं थी, गद्दी के लिए उनके छोटे भाई जगमाल, उनसे भी विवाद हुआ। रानी धीरबाई भटियानी, वो अपने बेटे जगमाल को राजा बनाना चाहती थी। अच्छा, तो मतलब घर में भी चुनौती थी? जी, लेकिन जो मेवाड़ के वरिष्ठ सरदार थे, उन्होंने प्रताप को ही अपना महाराणा चुना। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते भी, और शायद उनकी योग्यता देखकर भी, गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ। जगमाल नाराज होकर अजमेर चला गया और बाद में वो अकबर की सेवा में शामिल हो गया। ये मेवाड़ के लिए एक और झटका था। और दूसरी तरफ थे मुगल सम्राट अकबर। वो अपना साम्राज्य लगातार बढ़ा रहे थे। मेवाड़ उनके लिए इतना अहम क्यों था? क्या सिर्फ एक और राज्य जीतना था या कुछ और बात थी? देखिए, मेवाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिसे कहते हैं। हाँ हाँ, वो व्यापार मार्गों वाली बात। बिल्कुल। ये दिल्ली से गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाले जो जरूरी व्यापार मार्ग थे, उन पर पड़ता था। अकबर ये बात बखूबी समझते थे। अगर मेवाड़ कंट्रोल में आ जाए या दोस्ती हो जाए, तो बाकी राजपूत राज्यों पर भी एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। साम्राज्य में स्थिरता आएगी। तो ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और प्रतीकात्मक जीत होती उनके लिए। सही कहा। इसीलिए अकबर ने अपनी राजपूत नीति के तहत मेवाड़ को शामिल करने की पूरी कोशिश की। वो राजपूतों से संबंध बनाकर साम्राज्य मजबूत कर रहे थे। तो क्या लड़ाई से पहले कोई बातचीत, कोई समझौते की कोशिश हुई थी? हाँ, बिल्कुल हुई थी। अकबर ने युद्ध को आखिरी विकल्प भी रखा था। 1572 से 73 के बीच उन्होंने एक के बाद एक 4 दूत मंडल भेजे प्रताप के पास। 4? अच्छा जी। क्रम भी दिलचस्प है। पहले जलाल खान कुर्ची, फिर आमेर के कुंवर मान सिंह। मान सिंह तो खुद राजपूत थे और अकबर के नजदीकी भी। बिल्कुल, शायद सोचा हो कि एक राजपूत दूसरे राजपूत को समझा पाएगा। फिर मान सिंह के पिता राजा भगवंत दास गए, और आखिर में राजा टोडरमल, जो अकबर के सबसे काबिल मंत्रियों में से थे। ये दिलचस्प है कि इतने अलग-अलग प्रोफाइल के लोग भेजे गए। एक दरबारी, फिर एक साथी राजपूत राजकुमार, उनके पिता, फिर एक वित्त मंत्री। क्या अकबर ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि प्रताप के इनकार की वजह क्या है? सम्मान, रिश्तेदारी या कोई आर्थिक पहलू? ये अच्छा पॉइंट है। हो सकता है अकबर हर एंगल से प्रयास कर रहे थे, पर प्रताप का जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अकबर की अधीनता स्वीकार करने, मतलब मुगल दरबार में पेश होने या शाही परिवार से कोई वैवाहिक संबंध बनाने जैसी शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया। उनके लिए मेवाड़ की आजादी सबसे ऊपर थी। सबसे ऊपर, हाँ। कुछ स्रोत कहते हैं कि शायद प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को मुगल दरबार भेज दिया था एक बार, लेकिन अकबर चाहते थे कि प्रताप खुद आए। वो नहीं हुआ। और वो एक कहानी है राम प्रसाद हाथी की। क्या वो वाकई इतनी बड़ी बात थी? हाँ, उसका जिक्र मिलता है। बदायूनी जैसे इतिहासकारों ने लिखा है। कहा जाता है कि राम प्रसाद कोई असाधारण हाथी था और अकबर ने उसे मांगा था। प्रताप ने देने से मना कर दिया। अब देखिए, ये घटना शायद अपने आप में युद्ध का कारण न बनी हो, लेकिन ये प्रताप का जो अड़ियल रवैया था, किसी भी दबाव में न झुकने वाला, उसको जरूर दिखाती है।
तो खैर, जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो युद्ध तो होना ही था। और फिर आया इतिहास का वो मशहूर दिन, 18 जून 1576, हल्दी घाटी। इस जगह के नाम में ही कुछ खास है। कहते वहां की मिट्टी हल्दी जैसी पीली थी। जी हाँ, इसीलिए ये नाम पड़ा। ये जगह हल्दी घाटी का दर्रा अरावली पहाड़ों में है, राजसमंद और पाली जिलों के बीच। ये एक तंग पहाड़ी रास्ता था। दोनों तरफ घनी कंटीली झाड़ियां, पेड़, जमीन ऊबड़ खाबड़। अब आप सोचिए, ये इलाका प्रताप की सेना के लिए कितना फायदेमंद रहा होगा। कैसे? मतलब क्या सिर्फ छिपने के लिए अच्छा था या? छिपने के लिए भी और हमला करने के लिए भी। लेकिन ऐसे इलाके में जो बड़ी भारी भरकम सेना होती है ना, उसका चलना फिरना फैलना मुश्किल होता है। जबकि छोटी फुर्तीली सेना अचानक कहीं से भी निकलकर हमला कर सकती है और फिर गायब हो सकती है। अच्छा, गुरिल्ला या छापामार युद्ध जिसे कहते हैं। बिल्कुल। प्रताप और उनके सैनिक तो उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, और अगर मान लीजिए हालात बिगड़ते तो पीछे हटकर पहाड़ियों में शरण लेना भी आसान था। तो ये जगह का चुनाव बहुत सोचा समझा रणनीतिक फैसला था। लेकिन सैन्य शक्ति का क्या? जमीन तो चलिए प्रताप के पक्ष में थी, पर सेना क्या बराबरी की थी? नहीं, यहाँ तो जमीन आसमान का फर्क था। मुगल सेना जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे, वो बहुत बड़ी थी। अनुमान है कि करीब 10,000 सैनिक थे उनके पास। बेहतरीन घुड़सवार, पैदल सिपाही, लड़ाकू हाथी, शायद कुछ तोपे भी। और सेना में कई अनुभवी मुगल सेनापति और दूसरे राजपूत राजा भी थे। और प्रताप के पास? महाराणा प्रताप के पास थे लगभग 3,000 घुड़सवार, कुछ हाथी, और उनकी एक बहुत बड़ी ताकत, करीब 300-400 भील धनुर्धार। भील धनुर्धर। हाँ जी। और हाँ, हाकिम खान सूर के नेतृत्व में एक अफगान टुकड़ी भी थी जो आखिर तक वफादार रही। लेकिन साफ है, संख्या में, संसाधनों में मुगल सेना कहीं ज्यादा मजबूत थी। तो इतना भारी अंतर था, फिर भी युद्ध के मैदान में हुआ क्या? शुरुआत कैसी रही? शुरुआत में तो प्रताप की सेना ने बिजली की तेजी से हमला किया। राजपूतों का पहला वार इतना जबरदस्त था कि मुगल सेना की जो अगली पंक्तियां थीं, उनमें खलबली मच गई। कुछ तो पीछे भी हट गए थे। अच्छा। जी। खुद महाराणा प्रताप ने गजब की बहादुरी दिखाई। उन्होंने और उनके सेनापतियों ने उस उबड़ खाबड़ जमीन का और पेड़ों झाड़ियों में छिपे भील धनुर्धरों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। वो तीर चलाने में माहिर थे। तो मतलब शुरुआती रणनीति काम कर गई, कम संख्या के बावजूद। हाँ, शुरुआत में ऐसा लगा, लेकिन मुगल सेना बहुत बड़ी थी और अनुभवी भी। मान सिंह ने स्थिति को संभाला, अपनी रिजर्व सेना को आगे बढ़ाया और जोरदार पलटवार किया। धीरे धीरे लड़ाई का रुख बदलने लगा। दोनों तरफ भयंकर मारकाट मची। इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी, जो खुद उस लड़ाई में मौजूद थे, वो लिखते हैं कि करीब 120 शाही सैनिक और 370 राजपूत मारे गए। हालांकि राजपूत स्रोत ये संख्या कई ज्यादा बताते हैं। इसी भीषण लड़ाई में महाराणा प्रताप खुद बुरी तरह घायल हो गए। और यहीं पे वो कहानियां आती हैं जो हम सब ने सुनी हैं, उनके वफादार घोड़े चेतक की और झालामान के बलिदान की। ये सिर्फ लोक कथाएं हैं या इनमें ऐतिहासिक सच्चाई भी है? नहीं, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उस दिन की हकीकत हैं और उसूलों के लिए जान देने वाले जज्बे का प्रतीक हैं। जब प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए, दुश्मनों से घिरने लगे, तब झालामान, जिन्हें कुछ स्रोत झाला पीदा भी कहते हैं, वो आगे बढ़े और उन्होंने प्रताप का जो राजसी छत्र था वो अपने सिर पर रख लिया। अच्छा। ताकि मुगल सैनिक धोखा खा जाएं। बिल्कुल। मुगल सैनिक उन्हें प्रताप समझकर उन पर टूट पड़े। इस तरह झालामान ने अपना बलिदान दिया और प्रताप को युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। और चेतक की कहानी तो बहुत मशहूर है। चेतक की कहानी तो अद्भुत है। वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, प्रताप का साथी था। कहा जाता है कि वो खुद बुरी तरह जख्मी था, शायद उसकी एक टांग कट गई थी। ओह! उसके बावजूद चेतक अपने स्वामी को तेजी से युद्ध के मैदान से दूर ले गया। कहते हैं कि रास्ते में एक बड़ा बरसाती नाला था जिसे उसने एक ही छलांग में पार किया और उसके ठीक बाद उसने दम तोड़ दिया। अविश्वसनीय। आज भी वहां बलीचा गांव के पास चेतक की समाधि बनी हुई है। चेतक की वफादारी, उसका ये बलिदान मेवाड़ के लोकगीतों और इतिहास का एक अटूट हिस्सा बन गया है। तो इस सब के बाद लड़ाई का नतीजा क्या निकला? मतलब कौन जीता, कौन हारा, या ये कहना मुश्किल है? इस पर इतिहासकारों में हमेशा से थोड़ी बहस रही है। देखिए, एक तरफ तो मुगल सेना मैदान में टिकी रही, उन्होंने गोगुंदवा पर कब्जा भी कर लिया। हाँ। और मेवाड़ से होकर गुजरात जाने वाला रास्ता भी उनके लिए कुछ समय के लिए खुल गया। तो इस लिहाज से देखें तो ये उनकी सामरिक जीत थी। लेकिन
लेकिन क्या ये कहना कि ये मुगलों के लिए निरर्थक जीत थी, जैसा कुछ इतिहासकार कहते हैं, ये थोड़ा पक्षपातपूर्ण नहीं लगता? आखिर मैदान तो उन्होंने जीता, एक रणनीतिक लक्ष्य भी हासिल किया, भले ही प्रताप हाथ ना आए हों। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। निरर्थक जीत कहना शायद थोड़ी पक्षपातपूर्ण व्याख्या हो सकती है, पर हमें ये भी देखना होगा कि अकबर का मुख्य मकसद क्या था। हाँ, वो तो प्रताप को पकड़ना या अधीन करना था। बिल्कुल, या तो पकड़ना या मारना, और मेवाड़ को पूरी तरह अपने अधीन करना। और ये मकसद तो पूरा नहीं हुआ। प्रताप बच निकले, उनका हौसला नहीं टूटा और मेवाड़ का संघर्ष जारी रहा। सही बात है। तो हाँ, मैदान पर मुगल जीते, लेकिन वो युद्ध के जो बड़े लक्ष्य थे उन्हें हासिल नहीं कर पाए। इसीलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि ये जीत मुगलों के लिए उतनी फायदेमंद साबित नहीं हुई जितनी वे उम्मीद कर रहे थे। तो हल्दी घाटी के बाद लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका रूप बदल गया। हाँ, अब प्रताप का संघर्ष किस तरह का था? हाँ, अब खुली लड़ाई की जगह, जैसा हमने पहले कहा, छापामार युद्ध ने ले ली। हल्दी घाटी कोई आखिरी युद्ध नहीं था। मुगल दबाव बना रहा। अकबर ने शाहबाज खां कंबो के नेतृत्व में एक के बाद एक कई सैन्य अभियान भेजे मेवाड़ पर। इन अभियानों में मेवाड़ को काफी नुकसान भी हुआ। 1578 के आसपास कुंभलगढ़ जैसा मजबूत किला भी प्रताप के हाथ से निकल गया। ओ, कुंभलगढ़ भी। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा है। प्रताप को अब अरावली के घने जंगलों और मुश्किल पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी, लेकिन यहीं से उन्होंने अपनी लड़ाई का तरीका और पक्का किया। ये छापामार या घुरेला युद्ध नीति असल में थी क्या? मतलब वो करते क्या थे रोज, और इसमें भीलों की क्या भूमिका थी? देखिए, प्रताप और उनके जो वफादार सैनिक थे वो अरावली के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उन्होंने इसी का फायदा उठाया। गुरिल्ला युद्ध का मतलब है दुश्मन पर अचानक हमला करो, छोटी टुकड़ियों में, और फिर तेजी से गायब हो जाओ। वे मुगल सेना के रास्ते में घात लगाते, उनकी जो रसद सामग्री आती थी, सप्लाई लाइन, उसे लूट लेते या नष्ट कर देते। अच्छा, ताकि बड़ी मुगल सेना को दिक्कत हो। बिल्कुल, खाने पीने हथियारों की कमी हो जाए। प्रताप ने स्कॉच्ड अर्थ नीति भी अपनाई, यानी जिन इलाकों पर मुगलों का कब्जा होने वाला होता वहां फसलें और गांव खुद ही उजाड़ देते ताकि दुश्मन को वहां से कुछ ना मिले। और इस पूरी रणनीति में, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया, भील जनजाति एक अहम कड़ी थी। कड़ी नहीं, मैं कहूंगा वो रीढ़ की हड्डी थे संघर्ष की। भील जनजाति के लोग वो जन्मजात शिकारी और तीरंदाज थे, कमाल के तीरंदाज। वो पहाड़ों में रहने के आदी थे, हर रास्ता, हर गुप्त ठिकाना सब जानते थे। वो प्रताप के आंख और कान की तरह थे। उन्होंने न सिर्फ मुगल टुकड़ियों पर अचूक निशाना साधा, बल्कि प्रताप की सेना को रास्ता दिखाया, जरूरी खुफिया जानकारी दी, और सबसे मुश्किल वक्त में, जब शायद खाने को भी कम होता था, तब उन्हें भोजन और आश्रय भी मुहैया कराया। यहाँ एक बात मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करती है, वो ये कि प्रताप और भीलों का जो रिश्ता था वो सिर्फ जरूरत का या कोई सैन्य गठबंधन नहीं था। ये कुछ ज्यादा गहरा था, है ना? बिल्कुल, और यही प्रताप की महानता का एक और पहलू है। ये रिश्ता आपसी सम्मान और गहरे लगाव पर आधारित था। प्रताप ने उन्हें हमेशा बराबरी का दर्जा दिया। आप सोचिए, उस जमाने में जब जात पात का इतना बोलबाला था, एक राजपूत महाराणा का भील समुदाय को इतना सम्मान देना, उन्हें अपने बराबर समझना, ये कितनी बड़ी क्रांतिकारी बात थी। हाँ, सच में। भील उन्हें प्यार से कीका कहते थे। कीका मतलब बेटा। ये कितना आत्मीय, कितना अपनापन भरा संबोधन है। कीका, बेटा, ये तो वाकई उस जमाने के समाज में बहुत असाधारण बात रही होगी। असाधारण ही था, और भीलों ने भी इस सम्मान का मान रखा। राणा पूंजा जैसे भील नेता ने हल्दी घाटी में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया था। और निर्वासन के वो कठिन साल, जब कहा जाता है कि प्रताप और उनके परिवार को जंगल में घास की रोटियां तक खानी पड़ी। हाँ, ये कहानी तो बहुत सुनी है। हो सकता है ये कहानियां थोड़ी अतिरंजित हों, बड़ा चढ़ाकर कही गई हों, लेकिन ये उस दौर की मुश्किलों को और उसमें भीलों के अटूट साथ को जरूर दर्शाती हैं। मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने तो भीलों को संघर्ष के वर्षों के दौरान मेवाड़ सेना का केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहा है। ये राजपूत भील एकता, सामाजिक समरसता का एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। तो क्या मुगलों का दबाव हमेशा ऐसे ही जोरों पर बना रहा, या प्रताप को कभी थोड़ी राहत मिली, सांस लेने का मौका मिला? हाँ, 1579 के बाद हालात थोड़े बदले। ऐसा हुआ कि मुगल साम्राज्य के जो पूर्वी हिस्से थे, बंगाल और बिहार, वहां अकबर के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गए। अच्छा। उधर उत्तर पश्चिम सीमा पर अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम ने भी हमला कर दिया। इन वजहों से अकबर का ध्यान और उनके संसाधन वो बट गए।
अच्छा, तो उनका फोकस दूसरी तरफ चला गया। जी। तो मेवाड़ पर जो लगातार सैनिक दबाव था वो कुछ कम हुआ। हालांकि 1584 में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में एक आखिरी बड़ा मुगल आक्रमण हुआ जरूर, लेकिन प्रताप की सेना ने उसे नाकाम कर दिया। हाँ, तो ये जो बाहरी उथल-पुथल थी, जी। इसने प्रताप को एक जरूरी मौका दे दिया। बिल्कुल, ये एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ और प्रताप ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। और इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। उनके मंत्री थे भामाशाह। उन्होंने अपनी पूरी निजी संपत्ति, अपना सारा धन लाकर प्रताप के चरणों में रख दिया। भामाशाह। हाँ, दानवीर भामाशाह जी। कहते हैं ये इतनी बड़ी रकम थी कि उससे कई सालों तक एक बड़ी सेना का खर्च आराम से उठाया जा सकता था। भामाशाह की ये देशभक्ति और दानवीरता आज भी मिसाल हैं। इस आर्थिक मदद से प्रताप ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और फिर वापसी शुरू हुई, मेवाड़ के खोए हुए इलाके वापस लेने की। जोरदार वापसी, नई ऊर्जा, नए संसाधन और वही पुराना जज्बा। प्रताप ने एक-एक करके मुगल चौकियों पर हमला करना शुरू किया। उदयपुर, गोगुंदा, कुंभलगढ़ जो हाथ से निकल गया था, और मांडलगढ़ समेत करीब 36 महत्वपूर्ण ठिकाने उन्होंने मुगलों से वापस छीन लिए। 36? वाह! जी। मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा फिर से उनके नियंत्रण में आ गया। चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा पश्चिमी मेवाड़ वापस आ गया था। और शायद इसी दौर में उन्होंने अपनी नई राजधानी भी बसाई थी। हाँ, 1585 के आसपास की बात है ये। प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। ये दक्षिण पूर्वी मेवाड़ में एक सुरक्षित जगह थी, पहाड़ों के बीच। यहाँ उन्होंने अपने जीवन के आखिरी लगभग 12-13 साल बिताए। और ये तुलनात्मक रूप से शांति का दौर था मेवाड़ के लिए। अच्छा। चावंड में उन्होंने एक महल बनवाया, प्रशासनिक कामकाज के लिए इमारतें बनवाईं और अपनी कुल देवी चामुंडा माता का मंदिर भी स्थापित किया। और दिलचस्प बात यह है कि इस दौर में जब थोड़ी शांति मिली तो कला और साहित्य को भी बढ़ावा मिला। यहीं पर चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ, जिसके एक प्रमुख चित्रकार नसीरुद्दीन का नाम मिलता है। लेकिन एक सपना, एक कसक शायद रह गई। चित्तौड़, मेवाड़ का वो दिल, वो वापस नहीं ले पाए। हाँ, चित्तौड़ को वापस जीतना उनका आजीवन सपना था, एक जुनून था, लेकिन वो उनके जीवन काल में पूरा ना हो सका। जनवरी 1597 में चावंड में ही शिकार करते समय धनुष की डोरी मतलब प्रत्यंचा खींचते हुए उन्हें कुछ अंदरूनी चोटें लगी। ओह, शिकार के दौरान? जी। उन चोटों से वे उबर नहीं पाए और 19 जनवरी 1597 को लगभग 56 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लोक परंपराएं ये कहती हैं कि अपनी मृत्युशैया पर भी उन्हें चित्तौड़ की चिंता थी। उन्होंने अपने बेटे और उत्तराधिकारी अमर सिंह से वचन लिया कि वो कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा और चित्तौड़ को वापस जीतने का संघर्ष जारी रखेगा। एक बात और सुनी जाती है कि प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर खुद अकबर भी उदास हो गए थे। क्या ये सिर्फ किंवदंती है या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? कई लोक कथाओं में और कुछ ऐतिहासिक वृत्तांतों में, जैसे कर्नल टॉड के लेखन में, इसका जिक्र जरूर मिलता है। कहा जाता है कि जब अकबर को ये खबर मिली तो वो कुछ पल के लिए बिल्कुल मौन हो गए, उदास हो गए, और उसी समय उनके दरबार में मौजूद थे चारण कवि दुर्सा आढ़ा। उन्होंने प्रताप की प्रशंसा में कुछ दोहे कहे, जिनमें प्रताप के अदम्य साहस, उनके कभी न झुकने वाले स्वाभिमान की तारीफ थी। कहते हैं उन दोहों को सुनकर अकबर की आंखें भी नम हो गई थीं। अब ये घटना अगर सच है तो ये दिखाती है कि एक महान योद्धा, एक महान चरित्र अपने सबसे बड़े दुश्मन के मन में भी सम्मान पैदा कर सकता है। ये प्रताप के चरित्र की दृढ़ता, उनके उसूलों पर टिके रहने का प्रमाण है। तो अंत में अगर हमें महाराणा प्रताप की विरासत को समेटना हो, एक निचोड़ निकालना हो, तो वो क्या होगी? महाराणा प्रताप की विरासत सिर्फ युद्ध और वीरता तक ही सीमित नहीं है। हाँ, वो राजपूत शौर्य, आत्म बलिदान और आज़ादी के लिए मर मिटने वाले जज्बे के प्रतीक तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपने उसूलों पर, अपने स्वाभिमान पर टिके रहना ही असली जीत है। उनकी छापामार युद्ध शैली ने तो आगे चलकर भी कई लोगों को प्रेरित किया। बिल्कुल। अहमदनगर के मलिक अंबर और मराठा सम्राट शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं ने भी उनकी तकनीकों से प्रेरणा ली। लेकिन शायद उनकी सबसे महत्वपूर्ण और अनूठी विरासत है भील समुदाय के साथ उनका वो रिश्ता, वो समावेशी नेतृत्व, वो सामाजिक एकता जो उन्होंने इतने मुश्किल दौर में कायम की। ये आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो आज हमने महाराणा प्रताप के असाधारण जीवन के कई पहलुओं को छूने की कोशिश की। हल्दी घाटी की लड़ाई सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं थी, वो इरादों की, दृढ़ संकल्प की परख थी।
और भीलों का साथ वो सिर्फ फौजी मदद नहीं थी, वो विश्वास और सम्मान का एक अटूट बंधन था जिसने शायद इतिहास की धारा को प्रभावित किया। बिल्कुल। प्रताप की कहानी हमें ये दिखाती है कि हार ना मानना भी अपने आप में एक जीत है, और शायद इतिहास उन लोगों को ज्यादा शिद्दत से, ज्यादा सम्मान से याद रखता है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने मूल्यों से, अपने आदर्शों से समझौता नहीं करते। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। महाराणा प्रताप की कहानी, खासकर उनका हर मुश्किल के बावजूद समझौता ना करने का वो फैसला, आज के दौर में हमें आज़ादी की कीमत और उसके असली मायने के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है, या फिर ये कि इतिहास उन किरदारों को कैसे याद रखता है जो शक्तिशाली ताकतों के सामने, साम्राज्यों के सामने झुकने से इनकार कर देते हैं, भले ही उन्हें अपने जीवन काल में अंतिम या संपूर्ण विजय ना मिली हो। इस पर ज़रूर सोचिएगा।